आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर सीरीज में, जो कि यूपीएससी प्री 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे वो बहुत ही होलिस्टिक वे में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में हम कवर करेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो है निफा वायरस पे। अगर आप देखें तो निफा वायरस जो है वो द हिंदू में द निफा वायरस दिया है। निफा वायरस सैंपल ऑफ 13 पीपल टेस्टेड नेगेटिव सेज केरला हेल्थ मिनिस्टर। तो निफा वायरस होता क्या है, यहाँ हमें ये जानने की ज़रूरत है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का ये मतलब होता है कि ऐसे डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन तक फैलते हैं। इसका जो रेंज है वो दोनों ह्यूमन और एनिमल दोनों में होता है। और इसका जो ट्रांसमिशन है, कैसे ट्रांसमिट होता है, मैं ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे फैलता है, फैलने का जो इसका तरीका है वो या तो कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर के द्वारा होता है, या फिर डायरेक्टली पर्सन से पर्सन भी ये ट्रांसमिट होता है। अभी तक इस पर कोई वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, NIV मतलब निफा वायरस जो है इज इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजन। जो WHO का लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजन है उसमें निफा वायरस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका जो आउटब्रेक है वो मलेशिया में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया और इंडिया में देखा गया। और इंडिया में मेनली जो ये देखा गया है वो है केरला। तो आप केरला भी याद रखें। निफा वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको इनके बारे में दे सकता है, और हर एक स्टेटमेंट आप समझिए खुद एक क्वेश्चन का टाइप बन जाता है। तो हर एक चीज़ें आपको जानना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है आपको। चलिए, अब आता है दूसरा, वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। आप सभी को पता हो। और अगर आप यहाँ पे देखें तो urgent needs to sustain progress made in combating HIV/AIDS, says AIDS Society of India। PIB में भी है, इंडिया रीअफर्म्स कमिटमेंट टू एंड HIV एयर एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाई 2030 न्यू एनुअल। मतलब ये क्या है, यहाँ पे एड्स के बारे में हमें देखना है कि एड्स क्या है नहीं, और इसको एंड करने का जो टारगेट है वो 2030 तक है। तो ये जो चीज़ें लगातार हमेशा न्यूज़ में रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है क्या। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वो लिखते हैं HIV। और ये जो अटैक करता है, ये अटैक करता है आपके टी सेल। जो टी सेल होता है वो एक तरीके का WBC मतलब वाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल का टाइप है टी सेल। और HIV, जब HIV किसी की भी बॉडी में अटैक करता है वो क्या करता है, बहुत से ऐसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको जाके अफेक्ट करेगा। जब ये हमारे बाकी ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करेगा मतलब हमारा इम्यून सिस्टम को ब्रेक करेगा, और तब यही चीज़ें बाद में जाके हम इसको कहते हैं एड्स। लेटर स्टेज पे एड्स बोलते हैं जब हमारी इम्यून सिस्टम बहुत सीवियरली डैमेज हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो CD4 सेल्स को अटैक करता है, तो CD4 सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CCR5 रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ये एक तरीके का डोरवे जैसा काम करता है HIV वायरस के लिए। मतलब ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि HIV वायरस है या नहीं है, कौन है नहीं है। तो ये डोरवे जैसा काम करता है, मतलब चेक एंड बैलेंस का काम करता है। तो ये पूछ सकता है कि ये रिसेप्टर किससे रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं ये CD4 सेल्स पे होता है और ये HIV वायरस के लिए ही काम करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन्फेक्टेड ब्लड या शेयरिंग नीडल्स। जैसे मान लीजिए जो इंजेक्शंस या नीडल्स होते हैं, अगर किसी इन्फेक्टेड के बॉडी में अगर वो नीडल इंजेक्ट किया है और अगर उसी से दूसरे को भी इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है कि उसके जो फ्लूइड्स हैं वो दूसरे बॉडी में चले जाते हैं और उसको भी ये चीज़ें कॉज हो जाती है। इंजेक्टेड ब्लड इनके द्वारा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, तो जो भी इंटरकोर्स वगैरह होता है वो अगर वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से किया जाए तो जो इन्फेक्टेड वाला होता है वो सामने वाले को पास ऑन कर देता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा HIV का। HIV का मेन एक्चुअली ये खराब कैसे करता है बॉडी को, तो ये एक्चुअली काम क्या करता है, HIV वीकेंस अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग सेल्स दैट फाइट डिजीज एंड इन्फेक्शन। ये मेन जो टारगेट करता है वो इम्यून सिस्टम पे टारगेट करता है, क्योंकि आप सभी को पता हो कि इम्यून सिस्टम हमें क्या काम करता है कि बाहर की जो भी चीज़ें हैं, मतलब बाहर का जो भी इन्फेक्शन हो, एजेंट हो, जो भी खराब चीज़ें हमारे बॉडी में जो एंटर करते हैं उसको कौन बचाता है, इम्यून सिस्टम बचाता है, WBC सेल्स बचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले उन्हीं को खराब करते हैं और उनको खराब करके ये क्या करते हैं, अपना दबदबा बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या हुआ, लिखा है कि करंटली नो इफेक्टिव क्योर बट मैनेज्ड बाय
कॉकटेल थेरेपी हार्ट दैट इज हाईली एक्टिव एंटी रेटिरोवायरल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अभी तक इसका कोई इफेक्टिव क्योर नहीं आया है, पूरी तरीके से इसका क्योर नहीं आया, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं इसको मैनेज करते हैं थेरेपी देके। तो वो जो थेरेपी होती है उसको बोलते हैं कॉकटेल थेरेपी या फिर हार्ट, जिसका मतलब होता है हाईली एक्टिव एंटी रेटिरोवायरल थेरेपी। ठीक है, इन थेरेपी के एक्चुअली ये थेरेपी कैसे काम करती है, ये क्या करते हैं, 3 से ज़्यादा ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको मिक्स करके और ये ट्रीटमेंट देते हैं HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। देखिए, ट्रीटमेंट दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर ड्रग्स टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। ये जो है वो MOHNFW मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन फैमिली वेलफेयर के अंडर है, जो कि एक नोडल, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके की नोडल एजेंसी है जो मेनली नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम को है, उसकी एक्टिविटीज़ को सारी चीज़ें चेक करती है कि क्या केसेस है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो भी एड्स से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम वगैरह चलता है, मेनली नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को ये कहीं ना कहीं चेक करता है। इंडिया में एड्स जो है वो एक नोटिफाइड डिजीज़ के अंदर डाला गया है और ये एक नोटिफाइड डिजीज़ इंडिया में माना गया है। वर्ल्ड एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। ठीक है, फर्स्ट दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। थीम ऑफ 2024 का क्या है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट वाइज ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द थीम क्या था, तो ये एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो दूसरा आता है वो है मरबर्ग वायरस डिजीज़, जिसको MVD हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रवांडा एंड WHO डिक्लेयर्ड एंड ऑफ मरबर्ग आउटब्रेक आफ्टर न्यू केस रिपोर्टेड। ठीक है, तो मरबर्ग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। ये भी जो है एक वायरलेंट डिजीज़ है, मतलब यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, एक RNA वायरस है। ठीक है, ये जो कॉज करता है मतलब ये जो एक्चुअली जो करता है वो ये है हीमोरेजिक फीवर। तो ये हीमोरेजिक फीवर जो है ये एक तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और ऑर्गन डैमेजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो मेनली फ्रूट बैट्स की वजह से होता है, एंड अमंग पीपल थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, और एक्चुअल ट्रांसमिशन इसका फ्रूट बैट से होता है। तो एक्चुअली जो इसका फ्रूट बैट जो है, इसका बोलेंगे तो इसको रोजिटियस फ्रूट बैट इसका पूरा नाम है, जो कि नेचुरल होस्ट है। ठीक है, तो जो ये वायरस जो एक्चुअली प्रेजेंट होता है वो इसमें फ्रूट बैट में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो फ्रूट बैट से भी होता है, और एक किसी अगर आदमी को होगा तो उस आदमी से आदमी को भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन MBD मतलब ह्यूमन मरबर्ग वायरस डिजीज इन्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइंस, केव्स इनहैबिटेड बाय रोजिटस फ्रूट बैट कॉलोनीज। मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन MVD इन्फेक्शन है वो मेनली उन लोगों में देखा गया है जो लोग माइंस में काम करते हैं या गुफाओं में, केव्स में काम करते हैं, और उस केव में इस टाइप का फ्रूट बैट की कॉलोनीज है। कॉलोनीज मतलब इनका पॉपुलेशन है, और उनके वजह से ये डिजीज़ उन लोगों पे फैलती है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इनका ट्रांसमिशन और फैलने लग जाता है लार्ज स्केल पे। ठीक है, गॉट द नेम एज इट वॉज डिटेक्टेड इन मार्बर्ग। तो एक्चुअली इसका नाम मरबर्ग क्यों है, मरबर्ग इसलिए है क्योंकि इसका जो पहला देखा गया था, इसका जो डिटेक्ट हमने किया था वो मरबर्ग में किया गया था। ठीक है, जो कि जर्मनी का जगह है। नो अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर MVD, इसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर आपने सबको पता होगा कि सर्वाइकल कैंसर ये आज के डेट में फीमेल्स में बहुत ही डेडली हो रहा है धीरे धीरे, और ये बहुत लार्ज स्केल में चीज़ें फैल रही है। अगर आप देखोगे तो इस पर एक न्यूज़ है, अक्रॉस इंडिया 50,000 फिजिशियंस टू बी ट्रेन टू इराडिकेट सर्वाइकल कैंसर थ्रू HPV वैक्सीनेशन। तो इसको इराडिकेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए HPV वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अब कैंसर क्या होता है आप सभी को पता होगा कि अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाइकल मतलब क्या होता है, सर्वाइकल जो होता है वो वर्ड सर्विक्स से आता है। सर्विक्स क्या होता है कि ये यूटरस है और ये वजाइना, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, कनेक्ट्स वेजाइना बर्थ कैनाल टू अपर पार्ट ऑफ द यूटरस।
ठीक है। तो वेजाइना जो कि बर्थ कैनाल है और इसको यूट्रस से जो कनेक्ट करता है वो होता है सर्विक्स, और यहीं पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड जो सेल का डिवीजन और सेल का ग्रोथ होने लग जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मोस्टली अकर्स इन वुमेन ओवर एज 30, ठीक है। ये मेनली जो 30 साल से ऊपर की जो महिला है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन ग्लोबली, अगर ग्लोबली देखे जाए तो ये 4 मोस्ट कॉमन कैंसर में आ जाता है। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल इन इंडिया, तो इंडिया में ये सेकेंड मोस्ट कैंसर है, ठीक है। केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज लिंक्ड टू इन्फेक्शंस विथ हाई रिस्क ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये देखा गया है कि जो भी सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस इन्फेक्शन इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इस वायरस का HPV क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो ये ऐसा इन्फेक्शन है, ये भी ऐसा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन जो सर्वाइकल कैंसर अगर, अच्छा एक पहले ये आपको बता दो तो फिर आपको ये समझ में आएगा क्या मैंने हाई रिस्क क्यों लिखा है। देखिए, तो ये जो HPV है ना, ये 2 रिस्क के में डिवाइडेड होता है, एक होता है लो रिस्क और एक होता है हाई रिस्क। जब भी लो रिस्क होगा ना तो ये कैंसर कॉज नहीं होगा। अगर लो रिस्क में HPV एंटर कर रहा है बॉडी में तो ये कैंसर कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर हाई रिस्क में कभी भी जाएगा तो ये कैंसर कॉज करता है, ठीक है। अभी तक HPV इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम है जो मेनली ऑर्गेनाइज किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा, और ये जो फोरम था ये कोलंबिया में हुआ था। कमिटमेंट टू सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन, तो इनका क्या कमिटमेंट है कि ये सर्वाइकल कैंसर को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब आता है एक डिसीज़ बहुत देखा गया है, एन नंबर ऑफ टाइम्स देखा गया न्यूज़ में। देखिए, तेलंगाना रिपोर्ट्स 447 चिकनगुनिया केस टिल नवंबर, मेजॉरिटी ड्यूरिंग मानसून मंथ। मोबाइल अवेयरनेस कैंपेन ऑन डेंगू चिकनगुनिया इन्फेक्शंस रोल्ड आउट इन पुडुचेरी। यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्टेड सर्ज इन चिकनगुनिया केसेस अमंग ट्रैवलर्स फ्रॉम तेलंगाना, इशूज एडवाइजरी। तो चिकनगुनिया एज अ डिजीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ हो गया है देखने के लिए। तो चिकनगुनिया क्या है, एक चिकनगुनिया कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, और ये एक वायरल डिजीज़ है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा है, RNA वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट कैसे करता है, ये ट्रांसमिट जो होता है ये फीमेल जो ये इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है, और मॉस्किटो में भी जो एडीज मॉस्किटो होती है वो इसको ट्रांसमिट करती है, ठीक है। इट कैन बी पास्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसके पेट में वो बच्चा होता है उसमें भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसको चिकनगुनिया को इंडिया का नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज में भी कंट्रोल प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये आईएक्सटिक वर्ल्ड्स का पहला US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA वर्ल्ड्स फर्स्ट US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया के लिए जो पहला अप्रूव्ड जो वैक्सीनेशन है वो ये है, और इनके द्वारा FDA के द्वारा, US की FDA के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सुन सकता है, जिसके लिए नहीं है वो स्किप कर सकता है। ये 71st BPSC के लिए मैं यहाँ पे आपको एक नोटिस देना चाह रही हूँ। जो इंटरेस्टेड है वो सुने, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, ठीक है। देखिए, हमारा साइमल्टेनियसली एक बैच चल रहा है जो 71st BPSC के लिए चल रहा है। उसमें हम समाधान मेंस बैच है जो सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ाएंगे हम 4125 में, अभी एकदम ऑफर चल रहा है। आरंभ बैच जो है वो प्रीलिम्स है, कंप्लीट प्रीलिम्स जो आपका BPSC के लिए होगा, जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेक्चर्स में PYQ हम आपको करवाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं जो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। और लाइव क्लासेस, मतलब कभी हम मेंटोरशिप में बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लेते हैं। एक परिश्रम बैच जो हमारा चल रहा है वो प्री प्लस मेंस चल रहा है, जिसमें हम प्री के साथ साथ मेंस, मतलब दोनों को हम एकदम साइमल्टेनियसली हैंड टू हैंड लेके चलते हैं। जो टॉपिक प्री में हो रही थी उसी का चीज़ हम मेंस में करवा रहे होते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बच्चों की कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और उसका जो प्राइस है वो है मात्र 4875, ठीक है। ये सारे बैचेस चल रहे हैं, इसमें भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, PYQ प्रैक्टिस करवाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होती हैं, सारी चीज़ें। बच्चे एनरोल्ड है, मज़ा आ रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है प्लीज़ हम तक रीच करें। लेना नहीं लेना इट्स अप टू यू, लेकिन एक बार जानने में कोई हर्ज नहीं होता है। ये आपको नंबर है, अगर समय है, ज़रूर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल हम तक रीच करें,
ठीक है। और 1500 ये रेट बहुत रीज़नेबल है। तो और रेट देके ये मत सोचिए यार इतना सही रेट है, बहुत सस्ता है, कैसा होगा नहीं होगा। तो जो आप हमारे अगर टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन है ना, तो बच्चों के रिव्यूज़ हमने डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, चेक एंड बैलेंस करके आप आइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस। ठीक है, हम बात करेंगे, देखते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, जो जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को हम मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वेस्ट नाइल वायरस पे। तो देखिए, केरला साउंड्स वार्निंग ऑन वेस्ट नाइल वायरस बिफोर मॉनसून, नेबरिंग स्टेट्स ऑन गार्ड। तो वेस्ट नाइल वायरस पे है, गवर्नमेंट इशूज एडवाइजरी टू इन द वेक ऑफ वेस्ट नाइल वायरस केसेस इन केरला। तो वेस्ट नाइल रिवर, वेस्ट नाइल वायरसेस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे लिए देखने के लिए। ठीक है, तो वेस्ट नाइल वायरस क्या है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न है, मतलब ये क्यूलेस मॉस्किटो से होता है। तो जो एडिस मॉस्किटो से कुछ और हो रहा था, चिकनगुनिया हो रहा था, लेकिन जो वेस्ट नाइल वायरस है उसका जो मेनली ये जो बॉर्न है, मतलब ये जो वायरस जो बॉर्न है ये निकला है आपका मॉस्किटो बॉर्न, क्यूलेस मॉस्किटो से। इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है, ये एक आरएनए वायरस है, और वो भी आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये जो हम डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। ठीक है, इसको पहली बार जो है फर्स्ट आइसोलेटेड इन वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा की जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट नाइल, उधर से इसको आइसोलेट पहली बार निकाला गया था, देखा गया था इधर, वहाँ से डिस्कवर किया गया था। इम्पैक्ट इसका क्या है, ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस करता है, और फेटल इन नेचर है, मतलब डेडली इन नेचर है, डेथ भी होती है इस डिजीज़ से। इसका जो एक्चुअली इसका जो रेंज का जो प्रिवेलेंस है, कहाँ कहाँ देखा गया है, वो अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और बाकी जगह पे। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है हमारा एंडेमिक डेंगू मे हैव हेल्प्ड स्टेम सीवियरिटी ऑफ अर्ली कोविड वेव्स इन इंडिया स्टडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेंगू वायरस के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो ये जो डेंगू है ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस बिलोंग टू जीनस फ्लेवियो वायरस। तो ये जीनस है। अब जीनस और स्पीशीज़ क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ का एक साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज़। जो सेकंड नेम होता है वो होता है स्पीशीज़, जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जीनस। तो इस वायरस का जो जीनस है वो है फ्लेवी वायरस। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीमेल मॉस्किटो वायरस से ट्रांसमिटर होता है, मतलब एक से दूसरे में जो फैलता है वो मॉस्किटो से फैलता है। और ये जो मॉस्किटो फैलाती है, ये फैलाती कौन सी मॉस्किटो है, एडीज़ नाम की मॉस्किटो फैलाती है। तो एडीज़ मॉस्किटो चिकनगुनिया भी फैलाती है, येलो फीवर भी और जीका इन्फेक्शन भी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, जो कि है स्टील स्लैग। देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। तो स्टील स्लैग होता क्या है, न्यू सेडिमेंट्री रॉक मेड स्लैग इज़ अ कार्बन ट्रैपिंग चैम्प। तो यहाँ पे भी स्लैग, मतलब यहाँ पे अंदर मैंने पढ़ा था वो स्टील स्लैग के बारे में ही यहाँ पे स्लैग मेंशन किया है। तो स्टील स्लैग होता क्या है वो जानते हैं। देखिए, ये ऐसा है, स्टील स्लैग क्या होता है कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टील प्रोसेस। जब हम स्टील को बना रहे होते हैं तो बना कब रहे होते हैं, जब इस स्टील से हम क्या निकालते हैं, इसकी इम्प्योरिटी निकालते हैं हम एक चीज़ में जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेंस। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेंस। जब भी हम स्टील बनाते हैं तो स्टील की इम्प्योरिटी, जो भी स्टील के साथ लगी हुई इम्प्योरिटी होती है उसको हम हटाते हैं, और उसको जिसमें हम हटाते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेंस। और इस टाइम पे जो बनती है, जो प्रोसेस का इमीडिएटली जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं स्टील स्लैग। इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत, ये कहीं वेस्ट ना चल जाए, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा हम एप्लीकेशन देख रहे हैं ताकि इसको यूज़ कर लिया जाए। जैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि स्टील स्लैग वर्क एज अ सिलिकेट फर्टिलाइज़र। जो स्टील स्लैग है वो एक सिलिकेट फर्टिलाइज़र जैसा भी काम कर रहा है, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना तो ये प्लांट्स में सिलिकन जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करता है एज अ न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का भी कहीं ना कहीं काम करता है। तो इट प्रोवाइड सिलिकन टू दी प्लांट, और ये सॉइल की एसिडिटी को, सॉइल में जो एसिडिटी होती है उसकी एसिडिटी को भी ये स्टील स्लैग जो है कहीं ना कहीं सही करता है, मिनिमाइज करता है और करेक्ट करता है, और इसके पीएच को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आता है सोनोल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज सोनोल्यूमिनेसेंस, सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में द हिंदू में लिखा था।
ठीक है। और ये जो वर्ड आया है ये मेनली एक पिस्टल श्रिम्स जो एक ये है मतलब एक्वाटिक एनिमल है श्रिम्स, ठीक है। ये जो नाम है पिस्टल श्रिम्स ये फैमिली एल्फिडिए में है, पोजेस अ स्पेशलाइज्ड क्लॉ दैट कैन स्नैप शॉट्स एट इनक्रेडिबल स्पीड। बोलने का मतलब है कि ये जो पिस्टल श्रिम्स है ना ये एग्जिबिट करता है सोनोल्यूमिनेसेंस। ये होती क्या चीज़ है, व्हाट इज सोनोल्यूमिनेसेंस? ये एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन होती कैसे है? तो थ्रू इरेडिएशन ऑफ लिक्विड विथ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इरेडिएशन का मतलब होता है कि कैसे, इरेडिएशन का मेनली मतलब क्या होता है कि मेनली द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेडिएशन। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं रेडिएशन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हम जो एक्सप्लोर करते हैं वो लिक्विड में एक्सप्लोर करते हैं और इस वेव अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि सोनोल्यूमिनेसेंस में जो वेव यूज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और ये किस में देखा गया है? तो ये पिस्टल श्रिम्स में देखा गया है जो कि फैमिली एल्फिडिए में है। एग्जिबिट दिस बाय रैपिडली स्लैपिंग देयर क्लॉज। वो अपने क्लॉज को स्नैप करके ये जो है क्राइटेरिया वो लाइट उनमें से प्रोड्यूस होती है। इस क्लॉज अपने क्लॉज जो होती है ना कहीं ना उनके पैर कह सकते हो आप एक तरीके से लेमैन लैंग्वेज में, उसको ऐसे फटक कर स्नैप करके और वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, और उसी जो एक्टिविटी जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं सोनोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। FSSAI ask fruit traders food biz not to use banned products कैल्शियम कार्बाइड फॉर फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो ये व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड? तो कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को पकाने में जो काम आता है वो आता है कैल्शियम कार्बाइड। एक केमिकल है जो क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं ना तो ये एक एसिटाइलिन गैस रिलीज़ करती है, और ये जो एसिटाइलिन गैस के अंदर कुछ अमाउंट में आर्सेनिक और फॉस्फोरस मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन की बॉडी पे जब वो उस चीज़ को कंज्यूम करता है तो वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रहा है और हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं दे रहा है। इसी वजह से FSSAI ने ये चीज़ों को करने के लिए बैन किया है, मना किया है उनको करने के लिए। ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग फ्रूट, ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी मार्केट में चीज़ें जल्दी देने के लिए उनको क्या करते हैं फ्रूट्स को राइपन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आम का सीज़न नहीं है तो ये अब क्या करेंगे कि या कोई भी फ्रूट का सीज़न जो नहीं है लेकिन आप देखिए कुछ दिन पहले ही चीज़ें वो आ जाती हैं, तो इस जस्ट बिकॉज वो लोग क्या करते हैं कैल्शियम कार्बाइड डाल के उसको पका देते हैं, ठीक है। Due to this, calcium carbide for ripening fruits has been banned food safety standards. Food safety standards के अंदर इस चीज़ों को बंद किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है, वो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? देखिए, कैन द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली हेल्प इंजीनियर प्लांट टू फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी स्टेट्स दैट ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी, ये मैं बताती हूँ। देखो कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली होती हैं, कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड हो गया। इनको बोला गया कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स में। तो यूकैरियोटिक के जो सेल्स हैं वो किससे निकले हैं? फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से। और ये जो ऑर्गेनिज्म है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से आ रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड प्रोकैरियोटिक सेल्स that then survived within the organism developed as a symbiotic relationship। तो ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी इन्होंने इंजेस्ट किया होगा, मतलब खाया होगा, और खाने के बाद उन्हीं के बॉडी में वो चीज़ें रह गई, और रहने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो दोनों मतलब प्रोकैरियोटिक जिसने खाया और यूकैरियोटिक जो उसके अंदर चला गया, वो दोनों एक सिम्बायोटिक मतलब भाईचारे वाले चीज़ें में एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं। और जिस वजह से ये जो एक थियरी है ये थियरी को ही बोल रहा है एंडोसिम्बायोटिक। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ रहना। तो ये जो थियरी है वो ये बात करती है आपकी, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिनो फॉग क्या होता है? हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो डिटेक्टेड अंडर मेडिटेरियन सी। तो व्हाट इज न्यूट्रिनो हियर? देखिए, बैकग्राउंड नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज। तो कॉस्मिक सोर्स जैसे कि सन हो गया, एस्ट्रोफिजिकल कुछ फिनोमेना हो गया, उनसे जो भी नॉइज़ निकलती है कुछ उस पहले से न्यूट्रॉन्स निकलती है, और ये जो न्यूट्रॉन्स निकलती है इज जस्ट बिकॉज, और ये कहीं ना कहीं एक नॉइज़ क्रिएट से निकलती है। सो यहाँ पे लिखा है कि बैकग्राउंड नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रिनॉन्स। तो ये न्यूट्रिनॉन्स जो है ये एक बैकग्राउंड नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, और ये न्यूट्रिनॉन्स कहाँ पर किससे प्रोड्यूस होते हैं? कॉस्मिक सोर्स से प्रोड्यूस है, जैसे कि सन या फिर एस्ट्रोफिजिकल
फिजिकल फिनोमिनन से। दे आर डिफिकल्ट, एक्चुअली ये इतने ऐसे होते हैं ना, इनका कोई इंटरेक्शन किसी भी मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये है कहाँ। सो दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज इंटरेक्शन विद द मैटर इज वीक। ठीक है, और ये हमें मतलब इसको ढूंढ नहीं पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते किसके बीच में, कि डार्क मैटर और न्यूट्रिनोज। अभी आपको पता हो कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इन पे स्टडी चल रहा है डार्क मैटर पे, तो डार्क मैटर पे स्टडी चल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है ना कि ये न्यूट्रिनो जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्टी, एक क्रिटिकल टास्क उनके लिए एक टास्क दे दे रहा है, उनकी डिफ़िकल्टी में ऐड ऑन कर दे रहा है चीज़ें, डिस्टिंग्विश करने मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। और डिफ्रेंशिएट करने क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका मैटर के साथ कोई कनेक्शन, इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। देखिए LUX लक्स जेपलिन LZ USA का डार्क मैटर डिटेक्टर है, फेल्ड टू आइडेंटिफाई एनी डेफिनाइट पार्टिकल बिहाइंड द डार्क मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिनो फॉग। तो डार्क मैटर के पीछे कौन सा क्या चीज़ है, नहीं है, उसी को पता करने के लिए ये चीज़ है। और ये एक USA का डार्क मैटर डिटेक्टर है जो कि फेल हो गया कि ये पता लगाना कि ये जो डार्क मैटर इसके पीछे क्या है। और ये जो फेल हुआ क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो बैरियर बना ये कौन था, न्यूट्रिनो फॉग, और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, इसको सुनिए, लिखिए, रिवाइज कीजिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ठीक है, एटलीस्ट बात कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज़ें होगा इस चीज़ को लेकर बात करेंगे, और ये लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक टाटा बाय बाय।